हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि यूपी पुलिस की एसआई की वैकेंसीज़ निकल चुकी हैं। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे लोग। लीजिए, आपके लिए वैकेंसीज़ निकल गई हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस पूरी वीडियो में सब कुछ, सारे डाउट सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली ही लाइन लिखी हुई है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, यानी जो प्लाटून कमांडर है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। उसके बाद पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के लिए पदों पर सीधी भर्ती 2021 की, ये आज रिलीज़ हुआ है फरवरी 2021 में। आप देख सकते हैं, एक एक करके अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारी वैकेंसीज़ हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसआई की वैकेंसीज़ कितनी है, 9027। प्लाटून कमांडर की वैकेंसीज़ हैं 484। पीएसी की वैकेंसीज़ हैं 23। पीएसी और अग्निशमन ये दोनों आपका आ जाएगा इसमें। और ये है टोटल आपकी वैकेंसीज़। ठीक, अब इसमें टोटल अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज़ की इन तीनों को मिला करके तो वह है 9534 रिक्त पद हैं कुल। ठीक, अब आप यहाँ पर श्रेणीवार जो है विवरण देख सकते हैं कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करिए, एसआई क्या है, एसआई में क्या है, टोटल 9027 पोस्ट हैं। इसमें अनारक्षित यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए हैं 3613 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए है 10% कोटा फिक्स रहता है तो 902 पोस्ट। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 2437 पोस्ट। अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण है तो 1895 पोस्ट, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% है, वो है 180 पोस्ट। तो ये सारा पोस्ट वार जो है आपने डिटेल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी है। ठीक है, तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, उन सब के लिए अलग अलग से 20%, 5%, 2%, वो सारा डिडक्ट करके उसके बाद जो बचेगा आपका वो जनरल कैटेगरी का कहलाएगा। ठीक, अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए प्लाटून कमांडर जो दूसरा है, उसमें क्या है, प्लाटून कमांडर पीएससी में अनारक्षित है 194 पोस्ट। टोटल इसमें 484 में 194 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, अन्य पिछड़ा वर्ग का देखें तो 131, अनुसूचित जाति आपका 101 और अनुसूचित जनजाति सिर्फ और सिर्फ 10 पोस्ट हैं। ठीक, तो ये सारे आ गए आरक्षित और अनारक्षित पोस्टों की सूचियाँ। अब आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण जो है वो कितना है वो बताया गया है स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़े हम अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इसमें टोटल 23 पोस्ट हैं और अनारक्षित हैं 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 5 और आखिरी में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पोस्ट इसमें आरक्षित नहीं किया गया है। बाकी सीधी जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, ये ज़्यादा जानने के लिए आपकी ज़रूरी नहीं है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीधा आगे बढ़ते हैं कि आगे चलते हैं, इसमें और उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद आता है ऑनलाइन आवेदन की तिथि, सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिर शुरू कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2021। हाँ, पूरा का पूरा एक महीने से ज़्यादा है आपके पास अच्छे से सोचने के लिए कि भरना है या नहीं भरना। उसके बाद वैसे छोड़िएगा मत, भर ज़रूर दीजिएगा अगर एज लिमिट के अंदर है तो। और आखिरी जो डेट है इसका आवेदन शुल्क जमा करने का, जो सबमिट करने का डेट है, वो है 30 अप्रैल 2021 रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। वैसे इतनी देर तक मत रुकिएगा, पहला ही हफ्ता टारगेट बना लीजिए, पहले हफ्ते में भर के रख देना है, उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाना है। तो टोटल यहाँ पर आपको एक महीने का टाइम मिल रहा है, 30 दिन का। तो 30 दिन का टाइम इनफ है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि ओवरलोड हो जाती हैं, साइट्स बंद हो जाती हैं, प्रॉब्लम होगी, पहले हफ्ते में भर के इसको ख़त्म कीजिए। अब अगर बात करें आवेदन शुल्क की तो 400 रुपये आपको इसके लिए खर्च करना होगा। बाकी आरक्षण से रिलेटेड कुछ इसमें है नहीं कि SC ST OBC को कितना पे करना है, तो अभी हम यही कह सकते हैं कि सबके लिए कितना है, 400 रुपीज़। ठीक, बाकी ये अर्हताएँ हैं, नागरिक होना चाहिए, ये वो मूल, ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब में आप एक जैसा ही होता है, इसमें ऐसा कुछ जैसा बताने के लिए है नहीं। शैक्षिक अर्हता, आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये, तो ऐसा ही हो गया प्लाटून कमांडर पीएसी पदों के लिए। तो देखिए आपको स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आप इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने किया हो। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद की बात करें तो यहाँ लिखा है विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए, किसमें, साइंस में होना चाहिए। ठीक, या उसके समकक्ष कोई हो तो वो चल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं टिप्पणी नोट है ये कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, यानी जो 30 अप्रैल है वहाँ तक
अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारण कर लेनी चाहिए, यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि ग्रेजुएट है, साइंस में ग्रेजुएट है, तो ये होना चाहिए उसके पास। कब तक? जब लास्ट डेट आप फिल कर रहे हैं तब तक, ठीक। इसके बाद परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होंगे। अब देखिए क्या है, जो अपीयर नहीं हो पाए उस टाइम तक उनको पात्र नहीं माना जाएगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होना चाहिए, यानी आपके पास आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, समकक्षा को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी अगर किसी भी तरीके से आपकी डिग्री देखी, उनको कुछ लगा कि नहीं यहाँ तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, तो अगर वो आपसे प्रमाण मांगेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है जो वो मांगे वो प्रमाण आपको देना होगा। और इस संबंध में जो बोर्ड का निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, ठीक। अधिमानी अर्हता, अधिमानी अर्हता यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब वो चाह रहे हैं ये है तो अच्छा है। अधिमानी अर्हता में कोई अंक नहीं होंगे इसमें आपके पास, वो चाह रहे हैं अगर आपके पास डिज़ायरेबल, मैं एसेंशियल गलत बोल दिया मैंने, डिज़ायरेबल, बल्कि देखिए इसमें कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा इस अर्हताओं के लिए, बल्कि 2 या 2 से अधिक, जब जैसे आपको पता है कि कहीं जब रिजल्ट बनता है 2 ऐसे अभ्यर्थी हो गए जिनके एक जैसे नंबर हैं, तो उनमें किसको सेलेक्ट करना है उसके लिए वो ये सारे क्राइटेरिया देखेंगे, तीनों क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है डोएक, जो NIELIT का जो होता है पेपर O लेवल का, वो आपके पास अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल की अवधि के लिए सेवा दी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरा ये है कि अगर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो B प्रमाण पत्र है, अगर वो आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं वो तब हैं जब क्लैश हो रहा हो, यानी 2 स्टूडेंट्स के अगर सेम मार्क्स हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें देख करके आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ायरेबल है। अब आते हैं एज, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। देखिए भर्ती के लिए आवश्यक है कि 1/7/2021 यानी 1/7 जो 2021 का है उसमें आपका 21 साल की आयु आपकी हो जानी चाहिए। अगर है तो आप भर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात है कि ये देखिए यहाँ पे 28, अब बहुतों के सपने टूटे होंगे, क्योंकि क्या कह दिया गया है कि 1993 की 1/7 यानी 1 जुलाई के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तब तो आप भर सकते हैं, ठीक। उससे पहले अगर आपका जन्म तिथि है तो आप नहीं भर सकते, ठीक। तो यहाँ पर आपकी जन्म तिथि याद रखिए 1 जुलाई 1993 से 2000 के बीच होनी चाहिए। थोड़ा चीज़ जो है गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए। इन लोगों को 35 तक की उम्र दे देनी चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस में इतनी एज तो होती ही है। इस बार पहली बार देख रहा हूँ 28। चलिए कोई नहीं, देखते हैं सरकार क्या करती है। अभी दिल छोटा मत कीजिए, अभी टाइम है, क्या पता चेंजेस कर दिए जाए, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि परंतु यह अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति, ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में जो उच्चतम आयु सीमा है वो अधिक होगी, उनके लिए 28 नहीं है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, तो उनके लिए जो है अलग चीज़ें होंगी। बाकी चरित्र है अगला टॉपिक, इसमें क्या है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, कोई केस वेस नहीं होना चाहिए, तो ये सारी तो सभी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। वैवाहिक स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हर जितने भी फॉर्म्स भरे जाते हैं उसमें सारी चीज़ें होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्यता, जब आप SI का भर रहे हैं तो ये तो महत्वपूर्ण है ही। भर्ती की प्रक्रिया, हाँ ये देखिए, यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 से 7म संशोधन 2020 के अधीन ये किया जाएगा, ठीक। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी इसमें। देखिए 400 अंकों की ऑनलाइन की परीक्षा होगी, आपने फॉर्म भरा, आपका पहला पेपर होगा, ऑनलाइन की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 4 अलग अलग तरह के इसमें विषय होंगे। कौन कौन से विषय होंगे, सामान्य हिंदी, मूल विधि संविधान या सामान्य ज्ञान, ये सारा होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके बाद होगा मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, तो मैथ्स, रीजनिंग, GK, हिंदी, ये सारा ऐसे आप समझ लीजिए। 100 नंबर के इन चारों टॉपिक्स में से आएंगे, तो टोटल जो है आपका 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। कितने नंबर का पेपर होगा, 400 अंकों का पेपर होगा।
पेपर की टाइमिंग बताई हुई यहाँ पे 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी आपके पास, 120 जो है आपको मिनट मिलेंगे, इसमें आपको ये पेपर जो है सॉल्व करना होगा। ठीक, बाकी नॉर्मलाइजेशन मेथड लगेगा, ये सारी चीज़ें तो सब में होती है। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, सेवा नियमावली के 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% से अंक प्राप्त करने वाले विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है कि हर विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल, यानी अगर आप ऊपर देखता हूँ, मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको, जैसे आपने ये देखा हर विषय में 35% अंक होने चाहिए हर विषय में, ठीक, और टोटल आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा टोटल आपके मार्क्स नहीं है तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, तो उसमें मेरिट में आने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। ठीक, प्रत्येक विषय में देखिए, प्रत्येक विषय में 35%, चारों विषय में कुल 50%, कुल 50% अगर नहीं होंगे तो उसको पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में है, वो पाठ्यक्रम देख लेंगे, वैसे तो मैंने वर्बली बता ही दिया है। डार्कन में और क्या है, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं रहेगी। ठीक, शारीरिक मान परीक्षा होगी, एसआई का पेपर है, पुलिस का पेपर है, तो ये तो होगा ही। ठीक है, अब बात करेगा पुरुषों की बात करें शारीरिक परीक्षण की, तो इनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की बात करें तो 160 तक का इनको लिमिट दिया गया है कि इससे उनका कम नहीं होना चाहिए। सीना की बात करें, चेस्ट की बात करें, तो जो सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप है 79। ठीक है, यह है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कम से कम 84 होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर है, होना चाहिए इतना, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे ये देखिए, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यानी ऐसा ये नहीं है कि आपका ठीक है 79 आ गया, ठीक, और उसके बाद जो है 84 इधर आ गया, इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपका मान लीजिए इधर 84 आ गया, जो बिना फुलाए जो है आपका 84 आ गया, उसके बाद आपने फुलाया तो ये क्या है, ये 88 ही रह गया, 5 नहीं हुआ, 5 का डिफरेंस हुआ नहीं, 4 का डिफरेंस हुआ, तो उस क्षेत्र में क्या है, आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ये इसका मतलब हुआ, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर जो है सीने का फुलाव अनिवार्य है, 5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात करेगा महिलाओं की, तो इनकी ऊंचाई के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर के लिए दी गई है, और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 147 सेंटीमीटर जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। वजन भी यहाँ पर दिया हुआ है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ठीक है, इससे कम होगा तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। बाकी चीज़ें सब वही है जो बाकियों में होता है। हाँ, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये देख लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए, अब बात करें अगर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ उनको 28 मिनट में कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, 28 मिनट 4.8 किलोमीटर। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 2.4 किलोमीटर उनको 16 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो ये जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.8 इन 28। ठीक, ये हो गया मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए क्या है 2.4 इन 16 मिनट्स, तो 16 मिनट में ही कंप्लीट करना होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते चलते हैं, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता होगी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये वेबसाइट है जहाँ पर जो है सारी जानकारी आपको उपलब्ध रहेंगी, uppbpv.gov.in पे सारी चीज़ें हैं। ठीक, बाकी चयन और अंतिम श्रेष्ठता सूची जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, ये सारी चीज़ें, तो ये उतना ध्यान देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, आयु वरीयता ये सब। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा परीक्षा होगी, मेडिकल टेस्ट तो हो गए, वो सब आप जानते ही हैं। अब बात करें आरक्षण में छूट की, तो छूट क्या क्या है वो सब, ये सब जो है 21 पर, ये अनुसूचित जाति को देखें तो उनको 5 साल की छूट दी गई है, अनुसूचित जनजाति को भी 5 साल की, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट दी गई है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। ठीक है,
हालांकि आरक्षण है उनको, लेकिन छूट नहीं दिया गया है। यहाँ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो यूपी का डोमिसाइल जिनके पास है उनको कम से कम एज में और ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। आपको उनके लिए 28 को 35 कर देना चाहिए। जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, कम से कम वो आपके स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस बारे में सोचे कि जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, आप आउटर स्टेट को ना दें भले ही, लेकिन जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है आप उनको 28 से 35 एज कर दीजिए, तो बहुत भला होगा लोगों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में ये सारी चीज़ें उतना जानने योग्य है नहीं। आगे बढ़ते हैं, टिप्पणियाँ हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। बाकी आप इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते क्या है। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी, हाँ जिसके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है उसको किसी भी श्रेणी में आरक्षण नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो पता है सबको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूचना क्या है देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते हैं टाइम जो है अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास ऑनलाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिग्री विग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप भर पाएंगे कि आपका डिग्री में रोल नंबर क्या है, कितने परसेंटेज आए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास होंगी। इसीलिए कहा हुआ है उसमें कि आपकी डिग्री जो ये 1 महीने का टाइम मिला हुआ है इसमें पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप डिटेल्स भर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अंतिम तिथि तो हम बता ही चुके हैं कि इसमें 30 अप्रैल की अंतिम तिथि है। ठीक, और इसमें घोषणा पत्र प्रारूप ऐसा उसमें कुछ है नहीं। फॉर्म का स्कैन करके अपलोड करने हेतु नवीनतम फ़ोटो आपके पास होना चाहिए जो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक, और ऐसा कोई इसमें दिया नहीं है कि कितने टाइम का होना चाहिए, कि 3 महीने का होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नया फ़ोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पहचान में ही नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तो आपको पता ही है कि ये UPPB.gov.in, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट आप जा करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी अभी 1 महीना है इस चीज़ में, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक, प्रथम चरण पंजीकरण, ये सारी चीज़ें आप एक बार कर लीजिए। ये वीडियो देख लीजिए, जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको पूरा फिल करके बताऊंगा कि कैसे ये फिल किया जाता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी ये क्या सारी चीज़ें, ये सारा अब हम भरने टाइम में देखेंगे जब हम फॉर्म फिल करेंगे। अभी तो जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमें पता चल गई। ठीक, ये सारा जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान है, ये सारा रीजनिंग, मैथ्स, ये सब। अब ये आप देख सकते हैं, ये इसके सिलेबस हैं, हिंदी, मैथ, जीके, ये सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं। साइबर क्राइम में देखिए, साइबर क्राइम हो गया, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और धाराएं जो होती हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें, क्योंकि पुलिस का पेपर है। बाकी आपका रीजनिंग, टाइम, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएगा। ठीक, बाकी ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। फिर प्रारूप है, ये सब इसमें जो है ये जिनके पास आरक्षण लेना है उनको लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, तो वो सब आप देख लीजिएगा एक बार, इसको वैसे पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी जो जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट थी वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, भरने की आप चिंता मत कीजिए, वो मैं आपको पूरा वीडियो बना करके दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा उस, और डिस्क्रिप्शन में भी साइट की लिंक ऐड कर दूंगा जहाँ से आप भर सकते हैं। तो जब आप पहले मुझे देख लीजिएगा कैसे भरते हैं, मैं 1 तारीख को अपलोड कर दूंगा वीडियो, और पहले हफ्ते में ही बस इसको भर लीजिए। टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों में। ठीक है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।